हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मास इंग्लिश ग्रामर सीरीज के अंतर्गत आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है वॉइस। ठीक है, आपने वॉइस के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, समझा होगा। ठीक है, समझते हैं हम कि आखिरकार वॉइस क्या होता है और किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कॉल द स्टूडेंट्स, या फिर आता है ओपन द डोर। अब कह दिया जाता है कि इसका पैसिव बनाओ। ठीक है, एक और होता है सिट हियर। अब ऐसे स्टेटमेंट दिए हुए रहते हैं और कहा जाता है कि इसका पैसिव बनाओ। अभी तक हमने क्या किया था? अभी तक हमने पैसिव के बारे में जब पढ़ा था तो हमने यह पढ़ा था कि किसी भी स्टेटमेंट में सब्जेक्ट आता है, वर्ब आती है और ऑब्जेक्ट आता है, और पैसिव बनाने के लिए हम ऑब्जेक्ट को आगे रख देते हैं, फिर उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये हम बचपन से ये फॉर्मूला या स्ट्रक्चर पढ़ते हुए आ रहे थे और एग्जाम में आ जाता है इस तरीके का स्टेटमेंट, इस तरीके का सेंटेंसेस। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को पैसिव कैसे आखिरकार बनाया जाएगा? तो पहले तो हमें समझना है कि इस स्टेटमेंट में सेंटेंस का टाइप कौन सा है। ठीक है, पहले क्या समझना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में सेंटेंस का टाइप कौन सा है। तो यहां पर तीनों स्टेटमेंट जो शुरू हो रहे हैं वो वर्ब से शुरू हो रहे हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जो यह स्ट्रक्चर होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसे हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। क्या कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस जब आते हैं एग्जाम में और कहा जाता है कि इनका पैसिव बनाओ, तो हमने जो एक स्ट्रक्चर कॉमनली पढ़ा है वह है कि लेट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, यह हमारे पास पैसिव स्ट्रक्चर होता है किसका? इंपेरेटिव सेंटेंसेस का। अलग से अगर हम समझना चाहें तो कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि जिस स्ट्रक्चर में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो और उसे अगर हमें पैसिव बनाना हो, किसी स्ट्रक्चर में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो, उसे अगर हमें पैसिव बनाना है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले लिखते हैं ऑब्जेक्ट लेट प्लस ऑब्जेक्ट बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये इस तरीके से पैटर्न होता है। जैसे हमने बोला कि कॉल द स्टूडेंट्स, तो यहां पर इसका पैसिव बनेगा लेट। अब देखिए, ये कॉल जो है यह वर्ब है और किसको बुला रहे हैं? स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट्स हमारे लिए क्या हो गए? ऑब्जेक्ट हो गए। तो क्या होगा? लेट द स्टूडेंट्स बी कॉल्ड, लेट द स्टूडेंट्स बी कॉल्ड। इस तरीके से इसका पैसिव बनेगा। अब हम जो स्टेटमेंट अभी देख रहे थे उन स्टेटमेंट में नेक्स्ट था ओपन द डोर। तो इसका भी क्या होगा? ओपन द डोर। तो क्या होगा इसका? लेट ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास? डोर, बी ओपन का थर्ड फॉर्म क्या होगा? ओपनड। तो क्या होगा? लेट द डोर बी ओपनड। ठीक है, अब नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है इसको बहुत ही बारीकी से समझेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? सिट हियर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है सिट हियर। क्या इसका मैं इसी तरीके से बनाऊंगा कि लेट द हियर बी सिटेड? अगर मैं इस तरीके से बनाता हूं तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा।
बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आपको समझने को सीखने को मिलेगा। क्या है कॉन्सेप्ट कि मैंने कहा सीट तो वर्ब है, लेकिन जो हियर है वह ऑब्जेक्ट नहीं है। सर आपने कैसे पहचाना कि यहाँ जो हियर दिया हुआ है वह ऑब्जेक्ट नहीं है, या फिर क्या पहचान होती है ऑब्जेक्ट को समझने की, या फिर ऐसी कौन सी वर्ब्स होती है जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं यूज किया जाता है? तो इसको समझने के लिए हमें आखिरकार इस ऑब्जेक्ट को समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये ऑब्जेक्ट होता क्या है। कैसे पहचाने कि किसी स्टेटमेंट या किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है? फ्रेंड्स, जब भी मैंने बोला कि भाई जाओ, तो आप मुझसे दो चीजें पूछेंगे, कहाँ जाए, कैसे जाए, क्यों जाए, कब जाए, किसके साथ जाए। ये इस तरीके के क्वेश्चंस आप कॉमनली पूछ सकते हैं कि जब मैं बोलता हूं कि जाओ तो आप इस तरीके के क्वेश्चन से पूछ सकते हैं। लेकिन जब मैं बोलता हूं कि जाओ तो आप ऐसा नहीं कहेंगे कि क्या जाऊं या किसे जाऊं। आप ये दो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्या और किसे। इट मीन्स यू विल नॉट आस्क मी द क्वेश्चन बेस्ड ऑन व्हाट एंड whom. These two questions answer the object. ये जो दो क्वेश्चंस है इनका जो आंसर होता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कॉल द स्टूडेंट्स, whom किसे बुलाएं, तो स्टूडेंट्स, तो यहां पर स्टूडेंट्स होगा ऑब्जेक्ट। सेकेंड है ओपन द डोर, क्या खोले, द डोर, तो द डोर विल बी ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर मैं बोलूं कि कॉल द स्टूडेंट, कहां, कैसे, क्यों, कब, इसका जो आंसर अगर दिया हुआ है तो वह हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। ध्यान रखेंगे, इन क्वेश्चंस का जो आंसर होता है वह ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जो किसी भी स्टेटमेंट में जो ऑब्जेक्ट होता है वह ऑब्जेक्ट इन दो क्वेश्चंस का ही आंसर होता है। जो ऑब्जेक्ट होता है वह इन दो क्वेश्चंस का आंसर होता है। इनका क्वेश्चन आंसर जो होता है वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो होता है एडवर्बियल फ्रेज। क्या होता है, एडवर्बियल फ्रेज होता है। समझते हैं इसको और अच्छे तरीके से। जब मैं कहता हूं कि सिट हियर, तो ये जो हियर है यह आंसर है किसका, वेयर का आंसर है। किसका आंसर है, वेयर का। तो जो वेयर का आंसर होता है, जो हाउ का आंसर होता है, वेन का आंसर होता है, वाई का आंसर होता है, ये जो होते हैं ये ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। ये ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। ऑब्जेक्ट जो होता है वह व्हाट का आंसर जो होता है और हुम का जो आंसर होता है वही ऑब्जेक्ट होता है। तो सर अगर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो क्या इसका पैसिव नहीं बनाया जा सकता? जो हमारे दिमाग में कॉमन क्वेश्चन आने वाला है वो यही है कि सर इसमें सिट हियर में जैसे आपने कहा कि हियर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या इसका पैसिव बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता? तो समझेंगे, इस तरीके के जो स्टेटमेंट होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं यूज़ किया जाता है, तो इनके लिए जो इनका बनाने का जो तरीका होगा वह होगा यू आर। अगर अब इस स्टेटमेंट को समझेंगे कि भाई सिट हियर, यहाँ बैठ जाइए, तो अगर आपको ये लग रहा है कि ये स्टेटमेंट ऑर्डर वाला है तो आएगा यू आर ऑर्डर्ड। आपको ये लग रहा है कि ये स्टेटमेंट रिक्वेस्ट वाला है तो रिक्वेस्टेड। सिंपल अगर आपको लग रहा है कि भाई कह रहा है तो यू आर टोल्ड। ठीक है, किस काम के लिए, टू प्लस जो भी वर्ब है। ठीक है, तो यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर टोल्ड, यू आर सजेस्टेड। किस काम के लिए, टू सिट हियर। यहां पर
इंपेरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव बनाने के लिए दो स्ट्रक्चर हमें दिए हुए हैं। एक तो जिसमें ऑब्जेक्ट रहेगा उसे हम पैसिव बनाएंगे लेट के माध्यम से, और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा उसे हम बनाएंगे यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर टोल्ड, यू आर सजेस्टेड के माध्यम से। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस को दो तरीके से पैसिव बनाया जाता है। ठीक है, एक नया और पैटर्न समझ लेते हैं कि सर हमने कहा कि ही कैन सॉल्व माय प्रॉब्लम का पैसिव बनाइए। तो ध्यान रखना, ही क्या हो गया हमारे पास सब्जेक्ट, कैन हो गई मोडाल वर्ब, ठीक है, सॉल्व हो गई मेन वर्ब, ठीक है, और माय प्रॉब्लम क्या हो गया ऑब्जेक्ट। कैसे पहचाना कि माय प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट है? अरे भैया ही कैन सॉल्व, वह सॉल्व कर सकता है, क्या सॉल्व कर सकता है? तो माय प्रॉब्लम। तो माय प्रॉब्लम किसका आंसर है? क्या का। भाई कैसे सॉल्व कर सकता है, तो यहाँ पर माय प्रॉब्लम वो नहीं लिखा हुआ है, कब सॉल्व कर सकता है ये नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो माय प्रॉब्लम है वो किसका आंसर है? व्हाट का आंसर है। तो जो व्हाट का आंसर होता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। व्हाट और होम का जो आंसर होता है वही हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो ही कैन सॉल्व माय प्रॉब्लम, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस तरीके के जो मोडाल्स वाला अगर स्टेटमेंट आता है तो उसको पैसिव बनाने के लिए हम एक फॉर्मूला फॉलो करते हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट प्लस जो भी मोडाल है प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, ध्यान क्या रखना है कि यहां पर स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, मोडाल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जा रहा है। आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में ले आए, मोडाल क्या ध्यान रखना है कि मोडाल जो भी रहेगा उसमें बी का यूज करेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा। ध्यान रखना, पैसिव के जितने भी स्टेटमेंट रहेंगे, पैसिव के जितने भी सेंटेंसेस रहेंगे, उन सभी में एक बात ध्यान रखना है आपको अच्छे तरीके से, क्या कि सारे मोडाल्स, क्या कि सारे मोडाल्स में वर्ब का मतलब जितने भी पैसिव रहेंगे वो सारे पैसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये बात घोट लो, क्या कि पैसिव अगर बन रहा है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? ही कैन सॉल्व माय प्रॉब्लम का क्या होगा? ऑब्जेक्ट क्या है? माय प्रॉब्लम। तो इस तरीके से बनेगा कि माय प्रॉब्लम, अब मॉडल हमारे पास कैन था लेकिन इसमें बी भी जोड़ना है, बी वर्ब क्या थी? सॉल्व, तो सॉल्व का थर्ड फॉर्म क्या होगा? सॉल्व्ड बाय मी। तो माय प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड बाय मी। ठीक है, यह बात समझ में आ गई। अब ये तो हमने कुछ एग्जांपल्स देखे। अब अगर हमको समझना हो कि सर ये जो पैसिव हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में मोटे तौर पर हमें कोई चीज बताओ, जो कि ऐसे पॉइंट जो कि एकदम जरूरी होते हैं, सारे मॉडल्स में इंप्लीमेंट होते ही है, ऐसे कोई से पॉइंट्स। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट तो यह है क्या कि वी ऑलवेज यूज वर्ब थर्ड फॉर्म। ठीक है, कहां पर? इन पैसिव वॉइस। इन पैसिव वॉइस वी ऑलवेज यूज वर्ब थर्ड फॉर्म, पहली चीज। दूसरी चीज, ऑब्जेक्ट इज गिवन प्रायोरिटी। यहां पर सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, सब्जेक्ट को अगर लिखना भी है तो आखिरी में लिखेंगे। हम प्रायोरिटी किसको देंगे? ऑब्जेक्ट को देंगे, ऑब्जेक्ट को हाईलाइट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सब्जेक्ट इज एडेड इन लास्ट, किसके साथ?
विथ बाय, ठीक है, एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म इज यूज्ड आफ्टर बाय। और बाय के ऑब्जेक्टिव बाय के साथ हम जो फॉर्म लगाएंगे, यूज करेंगे, प्रोनाउन का यूज करेंगे, वो हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज की जाएगी। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट will be used in सब्जेक्टिव फॉर्म। सर ये क्या कहा आपने? हम ये कहना चाहते हैं कि मैंने लिखा कि आई हेल्प हिम, तो आई क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, हिम क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये जब हिम आगे आएगा तो यहां पर ही का यूज किया जाएगा, इज हेल्प्ड बाय, ये आई पीछे जाएगा तो मी बन जाएगा। हिम यहां पर कुछ ऐसे स्टेटमेंट इनको ध्यान रखना है। क्या यह बात तो क्लियर हो गई क्या कि सब्जेक्ट की जगह पर वर्ब को ऑब्जेक्टों के लिखेंगे और ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्टों को लिखेंगे, आगे पीछे जाएंगे। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आगे आएगा, सब्जेक्ट पीछे जाएगा। यह बात आपको समझ में आ गई है। ध्यान क्या रखना है कि हमने लिखा, क्या लिखा, स्ट्रक्चर पैसिव का क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, पैसिव में होगा ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। यह जो सब्जेक्ट था सेंटेंस में पीछे गया है और यहां का जो ऑब्जेक्ट था वह सेंटेंस में आगे आ गया है। ठीक है, ये कॉमनली होगा सारे स्ट्रक्चर्स में, मोस्टली जो स्ट्रक्चर्स रहेंगे उनमें सारे इसमें यह रहेगा। चेंजेस कहां पर आएंगे, तो चेंजेस आएंगे इस वर्ब में और इस हेल्पिंग वर्ब में। अगर यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस मतलब वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लिखा हुआ है तो यहां पर यह हो जाएगा एम इज आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। बाकी क्या हो रहा है, सब्जेक्ट पीछे जाएगा और ऑब्जेक्ट जो पीछे वाला है वो सेंटेंस में आगे आ जाएगा। एक उदाहरण समझते हैं, हम एग्जांपल समझते हैं कि ही हेल्प्स मी। अब देखिए यह सब्जेक्ट है और यह ऑब्जेक्ट है। अब जब ऑब्जेक्ट को हम आगे लिखेंगे तो यहां पर मी का मी नहीं लिखेंगे, ध्यान रखेंगे। जब ऑब्जेक्ट को हम आगे लिखेंगे तो यहां पर मी को हूबहू वैसे के वैसे नहीं लिखेंगे। तो फिर क्या करना है सर, आपको एक बात ध्यान रखनी है इसमें, अगर सेंटेंस में आई है पीछे ले जा रहे हैं तो मी हो जाएगा, और मी अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह पर है आगे ला रहे हैं तो आई होगा। ठीक है, इन द सेम वे वी का अज हो जाएगा, अज का वी हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, दे की जगह पर हम दे का यूज करेंगे, ही के लिए हिम का यूज किया जाएगा, शी के लिए हर का यूज किया जाएगा, इट आगे पीछे समान रहेगा। अगर किसी का नेम है तो वह भी आगे पीछे समान रहेगा। अब देखिए इसको समझते बहुत ही प्यारे शब्दों में। हमने क्या लिखा कि ही हेल्प्स मी। अब इसमें एक ही सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है। हमने क्या कहा कि मी को अब यहां पर स्टेटमेंट में आगे लिख रहे हैं तो सेंटेंस की किसी भी सेंटेंस की शुरुआत ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन से नहीं होती है। किसी भी स्टेटमेंट, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन से नहीं होती है। तो ध्यान रखेंगे ये जो मी है, मी को सेंटेंस में जब आगे लिखेंगे तो मी की जगह पर हम क्या यूज करेंगे, आई। अब हमने क्या कहा है कि यहां पर
एम इज आर, तो आई के लिए क्या यूज किया जाता है, आई के लिए हम यूज करते हैं एम। वर्ब क्या थी, हेल्प्स, हेल्प्स का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्प्ड। फिर क्या आता है, बाय कंपलसरी, ये सब में सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट आगे क्या था, ही, तो ये ही जब पीछे जाएगा तो ही पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो आई एम हेल्प्ड बाय हिम। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं वो कहूं और एक्टिव पैसिव के, भाई हम एक्टिव समझ लेते हैं इसको और ये समझ लेते हैं पैसिव, ताकि आपको समझने में और आसान हो जाए। वर्ब का फॉर्म यही यूज करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट आप समझ पाए। मैंने लिखा शी इनवाइट्स मी। क्या कहना है, मी आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई। एम इज आर, तो आई एम इनवाइटेड बाय। अब शी सेंटेंस में पीछे जाएगा, तो शी जब सेंटेंस में पीछे जाएगा तो शी की जगह क्या यूज होगा, हर। तो क्या होगा, आई एम इनवाइटेड बाय हर, ठीक है। दे रिफ्यूजेज, सॉरी रिफ्यूज होगा यहां पर, दे रिफ्यूज हिम। क्या होगा, हिम सेंटेंस में आगे आएगा, हिम का यूज किया जाएगा आगे तो ही हो जाएगा। तो क्या होगा, ही के साथ यूज किया जाता है रिफ्यूज, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिफ्यूज का थर्ड फॉर्म रिफ्यूज्ड हो जाएगा बाय किसके द्वारा, दे का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, देम। तो ही इज रिफ्यूज्ड बाय देम। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि यहां पर जो सब्जेक्ट था और यहां पर जो ऑब्जेक्ट था, इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया। ये जो ऑब्जेक्टिव था मी, इसको हमने आई कर दिया, शी को क्या कर दिया, हर। ये जो टेबल के अकॉर्डिंग, ये टेबल के बेस पर किया है इसको, ठीक है। आई अगर आगे है तो पीछे मी हो गया, मी अगर पीछे है तो आगे आई हो गया, हिम अगर पीछे है तो आगे ही हो गया, और आगे अगर दे है तो पीछे देम हो गया, आगे अगर शी है तो पीछे हर हो गया। तो यहां पर कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया है। परिवर्तन देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस है, तो हमने एम इज आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर लिया गया है। तो ये सारे चेंजेस होंगे। यहां पर पहला चेंज जो आपको ध्यान रखने योग्य है वह क्या है कि इनकी जगह पर, आई की जगह पर मी करना है, मी की जगह पर आई करना है, वी की जगह पर अस करना है, अस की जगह पर वी करना है। यू का यू ही रहेगा आगे पीछे, दे का देम हो जाएगा, देम का दे हो जाएगा। ये रखना है कि अगर सब्जेक्ट की जगह पर है, इधर पीछे जा रहा है, तो फिर ये बाय के साथ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है आगे तो सब्जेक्टिव का यूज किया जाएगा। यह बात आपको ध्यान रखना है। बाकी अब देखिए, यह कॉन्सेप्ट आप अगर समझ गए हो क्या, कि यहां पर जो यूज की जाएगी वह सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज की जाएगी। मतलब सेंटेंस के शुरू में हमेशा क्या रहेंगे, ये रहेंगे। जो भी वर्ब यूज कर रहे हैं वो ठीक है। यहां पर जो क्या यूज की जाएगी, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज की जाएगी, मतलब ये वाले। अब इन्हीं प्रोनाउन को जब यहां पर लिखेंगे, इन्हीं जब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को यहां पर लिखेंगे अगले पैसिव वॉइस में, तो ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वापस सब्जेक्टिव हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, सब्जेक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। और यहां पर ये बाय के साथ जब हम लिखते हैं तो बाय के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। बाय के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सब एक्टिव से पैसिव बनाने में केवल 3 चीजें हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस, अब ये मेन वर्ब में भी यहां पर बहुत ही अच्छी चीज यह है कि मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म होगा, ये फिक्स्ड है, ठीक है। प्लस बाय
प्लस सब्जेक्ट। ध्यान क्या रखना है, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत जो होगी वो मोस्टली सब्जेक्टिव वर्ब से होगी, सब्जेक्टिव प्रोनाउन से होगी। सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, तो जो आई वी यू दे होता है वह सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो आई का जो मी होता है वह ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। ध्यान क्या रखना है, ध्यान यहाँ रखना है कि यहाँ पर लिखा भले ही सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन यूज क्या होगी, सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। यहां पर किसका यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। यहां पर सब्जेक्टिव और यहां पर ऑब्जेक्टिव। मतलब अगर यहां पर आई है और यहां पर ही है तो ये ही, सॉरी यहाँ ही नहीं आएगा, यहाँ ऑब्जेक्टिव होगा। यहाँ पर हिम है तो ये हिम यहाँ पर वापस ही हो जाएगा और आई यहाँ पर मी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से वी अगर है, यहाँ पर देम है तो ये देम में इसमें यहाँ पर दे हो जाएगा और वह जो वी है यहाँ पर वापस बाय के साथ अज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पर यू है, यहाँ पर हर है तो ये हर आगे आएगा तो शी हो जाएगा और यू जो पीछे जाएगा तो वापस यू ही रहेगा। नेक्स्ट है, आगे अगर हम दे का यूज़ कर रहे हैं, पीछे हिम है तो हिम आगे आएगा तो वापस ही हो जाएगा और दे पीछे जाएगा तो देम हो जाएगा। ये सारे स्टेटमेंट में इसी तरीके से चलेगा। अब हेल्पिंग वर्ब के बारे में अगर हम बात करें कि हेल्पिंग वर्ब में क्या चेंज आएगा, तो उसके लिए अलग से हमने एक स्लाइड बना ली है ताकि आपको समझने में कोई समस्या ना हो। उस स्लाइड को अगर आप बारीकी से देखेंगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, बहुत बारीकी से समझेंगे। क्या कि अगर किसी स्टेटमेंट में डू डज आ रहा है, किसी स्टेटमेंट में अगर डू डज आ रहा है या फिर सिंपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज़ किया जा रहा है, सिंपल डू डज आ रहा है या फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। देखिए हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, सब्जेक्ट को हमने छोड़ दिया है, ऑब्जेक्ट को हमने छोड़ दिया है, क्योंकि हमको पता है कि सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो ये तो हमको कॉन्सेप्ट क्लियर है। हम बोल रहे हैं कि बीच वाले स्टेटमेंट में क्या चेंज करेंगे उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट आगे आता है, पीछे ऑब्जेक्ट आता है, ये आप सब जानते हैं। बीच वाले स्टेटमेंट में पैसिव में क्या किया जाता है, तो देखो अगर डू डज है या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो ऐसी स्थिति में हम बीच में एम इज आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। दूसरा, अगर एम इज आर के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज किया गया है तो फिर हम इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अगर हैव हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है तो हम हैज बीन, हैव बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। और अगर पहले से ही हैज बीन, हैव बीन और वर्ब का आईएनजी फॉर्म दिया हुआ है तो नो चेंज रहेगा। मतलब यहां पर अगर हैव बीन हैज बीन दिया हुआ है तो यहां पर भी पैसिव बनाते समय वह हैव बीन हैज बीन ही लिखा जाएगा। चेंज क्या करना है, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट आ जाएगा, बाकी स्टेटमेंट वैसे के वैसे रहेगा। नेक्स्ट है, अगर डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है तो वाज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा, या फिर अगर केवल वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया हुआ है तब भी वाज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है, वाज वर्ब के साथ अगर वर्ब का आईएनजी फॉर्म दिया हुआ है तो वाज बीइंग, वर्ब बीइंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। देखो जैसे कि हमने क्या बोला कि वाज वर्ब के साथ अगर वर्ब का आईएनजी फॉर्म दिया हुआ है तो वाज बीइंग, वर्ब बीइंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। कैसे समझते हैं, जैसे हमने लिखा कि ही वॉज
रीडिंग बुक, आपको कह दिया कि भैया इसका पैसिव बनाओ, तो हमको क्या पता है कि ये बुक ऑब्जेक्ट है, तो बुक को आगे लिख देंगे। बुक वाज रीडिंग के बारे में क्या दिया है, वाज के साथ अगर वर्ब का आईएनजी फॉर्म दिया हुआ हो, अगर वाज वर्ब के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म दिया हुआ हो तो क्या करना है हमें, वाज बीइंग वर्ब बीइंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो बुक के साथ क्या लगेगा, एक है तो वाज, बुक वाज बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो रीडिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रेड होता है। किसके द्वारा, बाय, ही पीछे जाएगा तो क्या होगा, हिम, तो बुक वाज रेड बाय हिम, बुक उसके द्वारा पढ़ी गई। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम इसको और सरल तरीके से आपके लिए समझने की कोशिश करें तो एक अलग से हम आपको टेबल बना करके दे देते हैं जो आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा। क्या, अगर किसी स्टेटमेंट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में आपको क्या यूज करना है, एम इज आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। ठीक है, अगर किसी स्टेटमेंट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है, आगे सब्जेक्ट पीछे ऑब्जेक्ट आता है, आप जानते हैं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखना है वाज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। किसी सेंटेंस में अगर विल या शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है तो ध्यान ये रखना है विल शैल बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। एक चीज और पैसिव में ध्यान रखना कि सभी में वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है जो कि कॉमन है। नेक्स्ट है, अगर यहां पर एम इज आर के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म दिया हुआ है तो आपको ढूंढना है वाज वर्ब के साथ तो आपको ढूंढना है, प्रेजेंट की बात अगर हम कर रहे हैं तो एम इज आर के साथ बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इन द सेम वे, ठीक इसी तरीके से अगर किसी स्टेटमेंट में आपको देखने को मिल रहा है वाज वर्ब प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म तो क्या ध्यान रखना है, वाज वर्ब प्लस बीइंग, पैसिव की बात हो रही है मतलब हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म वी हैव टू यूज। ठीक है, इन द सेम वे अगर कहीं पर आपको दिख जाए हैव हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म और पैसिव बनाने की बात हो तो ध्यान रखना है हैव हैज के साथ बीन का यूज करना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म कहीं पर है, पैसिव बनाने की बात हो तो हेड बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर कहीं पर आपको दिख जाए विल या शैल के साथ हैव और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म तो क्या करना है, विल या शैल लगाना है प्लस हैव फिर बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर समझने योग्य बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ रही है कि कोई सा भी अगर आपको मोडाल दिखता है, जैसे कि हमको दिख गया कैन, तो क्या मोडाल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ये शाश्वत सत्य है। ठीक है, मोडाल के साथ वर्ब का क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। तो क्या करना है, कोई सा भी अगर मोडाल यूज किया गया है तो मोडाल के साथ बी लगाना है और बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। ये उसके मेन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या चेंज आएगा इसके बारे में हमने देखा। मेन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या चेंजेस आएंगे इसके बारे में हमने एक मोटे तौर पर एक ग्राफ या एक चार्ट या एक फ्लो चार्ट के माध्यम से हमने इसको समझा है। आगे क्या ध्यान रखना है, आगे ध्यान यह रखना है कि इस स्टेटमेंट में आगे जो सब्जेक्ट होगा
और पीछे क्या होगा, ऑब्जेक्ट। दूसरा, यह जो ऑब्जेक्ट है जब पैसिव में चेंज करेंगे जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या करना है, यह जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को यहां पर लिखना तो है, लेकिन यह ऑब्जेक्ट यहां पर किस फॉर्म में रहेगा यह देख लेंगे। इसको बहुत बारीकी से समझेंगे, अगर इसको समझ लिया तो आधी से ज्यादा समस्या आपकी हल हो जाएगी। ठीक है, यहां अगर यह अज है तो यहां पर हो जाएगा वी, यहां अगर देम है तो यहां हो जाएगा दे, यहां अगर हिम है यहां अगर हिम है तो यहां हो जाएगा ही, यहां अगर हर है तो यहां हो जाएगा शी, यहां अगर आई है सॉरी मी है तो यहां हो जाएगा आई, यहां अगर अज है तो यहां हो जाएगा वी। ठीक है, इट का इट ही रहेगा, अगर किसी का नाम है तो नाम ही रहेगा। ठीक है, इन द सेम वे सपोज यहां पर अगर लिखा हुआ है दे तो दे विल बी हेल्प्ड, इधर हो जाएगा दे का देम, किसके साथ, बाय के साथ। ठीक है, इट मीन्स यहां पर अगर ऑब्जेक्टिव है तो इसको जब आगे लिखेंगे हम ऑब्जेक्टिव को आगे लाएंगे पैसिव में, तो इस ऑब्जेक्टिव को आगे किस सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे, और यहां जो सब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा इसको पीछे किस फॉर्म में लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो यह बात आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। अगर आप यह बात ध्यान रख लेते हैं तो आपके सारे पैसिव वॉइस एकदम करेक्ट होंगे और बिना कोई एरर के होंगे। ठीक है, तो यह टेबल को अच्छे तरीके से आपको लर्न कर लेना है, इस टेबल को अच्छे तरीके से समझ लेना है। अगर आप इस टेबल को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो इट विल बी इजी फॉर यू टू स्पीक इंग्लिश और टू लर्न इंग्लिश एंड टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, तो यह हमने एक मॉडल का अगर एग्जांपल की बात अगर हम करें, ठीक है, तो क्या हो सकता है, जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, यह सब्जेक्ट, यह मोडाल, यह वर्ब और यह ऑब्जेक्ट। पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट आगे आ गया है तो इंग्लिश। ठीक है, कैन बी, स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्पोकन। बाय, आई पीछे आएगा तो क्या होगा, मी, तो क्या होगा, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय मी। दे कैन सॉल्व क्वेश्चन, तो क्या होगा, क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड बाय देम। ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं, ये आई अगर पीछे इंग्लिश पीछे था तो इंग्लिश को आगे लाया, और आई जो आगे था उसको बाय के साथ मी कर दिया। तो यह टेबल भी आप समझ सकते हैं क्या, कि अगर सब्जेक्ट की जगह पर जो भी रहेगा उसको पीछे ऑब्जेक्ट के साथ ले जाएंगे, बाय के साथ लिखेंगे। जैसे आई का क्या हो जाएगा, बाय मी, वी का क्या होगा, बाय अस, यू का क्या होगा, बाय यू, दे के लिए क्या यूज किया जाएगा, बाय देम, ही के लिए क्या यूज किया जाएगा, बाय हिम, शी के लिए यूज किया जाएगा बाय हर। ठीक है, इन द सेम वे, ठीक इसी तरीके से अगर ऑब्जेक्ट में मी है तो इधर आई हो जाएगा, अस का वी हो जाएगा, देम का दे हो जाएगा, हिम का ही हो जाएगा, हर का शी हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हमको ध्यान रखना है। ये अगर आप इतना थोड़ा सा कर लेते हैं तो आपके लिए जो पैसिव वॉइस है वो काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। हाँ, अगर आपको थोड़ा सा ठीक ठाक लगा हुआ हो ये कॉन्सेप्ट, आपको समझने लायक हो सकता है। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमारा एक कंप्लीट कोर्स है जो कि आपको मास स्टडी ऐप पर मिलेगा। सर ये ऐप कहाँ पर मिलेगी? आप प्ले स्टोर से जैसे अन्य चीज़ें डाउनलोड करते हैं, अन्य ऐप्स, वहीं से मास स्टडी ऐप भी मिल जाएगा। मास स्टडी ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर हमारा एक कंप्लीट ग्रामर कोर्स है। कंप्लीट ग्रामर कोर्स में आपको कंप्लीट ग्रामर का सॉल्यूशन मिलेगा। वो कोर्स कंप्लीटली बनाया गया है सारी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए। तो वो कोर्स आप परचेस कर सकते हैं, जिसमें सारी जो ग्रामर रिलेटेड या जितनी भी समस्या है वो सॉल्व। अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो वह भी हमारा मास स्टडी ऐप पर एक कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश का पैकेज भी है। स्पोकन इंग्लिश का पैकेज अलग अलग लेवल पर है। अगर आप बच्चों के लिए करवाना चाहते हैं तो बच्चों की साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए हमने वहाँ कोर्स डिज़ाइन किया है। ठीक है, बड़ों के लिए अलग कोर्स है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं एक्सपर्ट हम है एक्सपर्ट लेवल पर, तो आपके लिए एक्सपर्ट ट्रेनर भी आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं हमको पर्सनल ट्रेनर चाहिए, 1-to-1 क्लास हमारी हो सके, तो पर्सनल क्लासेस भी आपको मिल सकती है। तो इसके लिए आप मास स्टडी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और जो भी आपको कोर्स अपना ठीक ठाक लग रहा है वो आप परचेस कर सकते हैं। थैंक यू।